नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपकी क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी 6, 12, 18, 24 डॉट 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 कह रहा है 300 का योग ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है और उस नंबरों की श्रृंखला में पहला जो टर्म दिया गया है 6 दिया गया है, उसके बाद 12 दिया गया है, उसके बाद 18 दिया गया है, उसके बाद 24 दिया गया है, उसके बाद ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 300 तक दिया गया है। हाँ, हाँ। कह रहा है कि जो नंबरों की श्रृंखला दी गई है समानांतर श्रेणी में, इसका योग बताइए, इसका योग बताइए। हाँ, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर दोस्तों इस ये जो समानांतर श्रेणी में श्रृंखला दी गई है नंबरों की, इसका योग निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो श्रृंखला दी गई है समानांतर श्रेणी में, इसका पहला टर्म क्या होगा? देखिए, ये जो समानांतर श्रेणी में श्रृंखला दी गई है, इसका पहला जो टर्म है 6। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो दूसरा टर्म है वो 12 है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो तीसरा टर्म है वो 18 है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए इसका जो चौथा टर्म है, इसका जो चौथा टर्म है वो 24 कितना है? 24 है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार इसका जो आखिरी टर्म है, ये जो समानांतर श्रेणी में श्रृंखला दी गई है, इसका जो आखिरी टर्म है, इसका जो आखिरी टर्म है वो 300 है। ये जो आखिरी जो इसका टर्म है वो 300 है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इसी श्रृंखला का ये जो नंबरों की श्रृंखला दी गई है, इसी श्रृंखला का हमसे योग पूछ रहा है, इसी श्रृंखला का हमसे योग पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए देखकर, ये किस प्रकार की श्रृंखला है जो हमसे योग पूछ रहा है? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में तो क्या कह दिया है कि ये समानांतर श्रेणी में, इसलिए तो ये समांतर श्रेणी में होगी। मैंने कहा ठीक है, समांतर श्रेणी में होगी, अच्छी बात है, लेकिन आप चेक करके बताइए। क्योंकि देखिए अगर मैं देखूं तो पहला ये जो श्रृंखला दिया गया है, इसका पहला जो टर्म है, इसका जो पहला टर्म है वो 6 है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए दूसरा जो टर्म है वो 12 है, तीसरा टर्म 18 है, उसके बाद 24 आया है। इस प्रकार देखा जाए तो एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो प्रत्येक दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। और देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखूं तो प्रत्येक दो क्रमागत टर्मों के बीच का अंतर सेम है। मैंने कहा हाँ तब। तो देखिए जब किसी सीरीज के दो क्रमागत या लगातार टर्मों के बीच का अंतर सेम होता है तो उसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ये जो सीरीज दी गई है ये कुछ और नहीं है, एक समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी है। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहे हैं जो सीरीज दी गई है इसका योग बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये सीरीज है, इसमें कितने नंबर है, कुल कितने नंबर है जो हमसे योग पूछ रहा है? आप सबसे पहले ये बताइए, जो सीरीज हमें दी गई है इसमें कुल कितने टर्म है जो हमसे इसका योग पूछ रहा है? क्योंकि देखिए अगर इस समानांतर श्रेणी में आपको ये पता करना है कि टर्मों की कुल संख्या कितनी है जिसका योग पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 300 में आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटा दीजिए और जितने का डिफरेंस चल रहा है उससे भाग दे दीजिए और जो आएगा उसमें एक जोड़ दीजिए। हाँ कि ना? तो हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो बताइए क्या आएगा? क्योंकि देखिए आखिरी टर्म हमारा 300 है। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि पहला जो टर्म हमारा 6 है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए अगर मैं घटाता हूँ तो 4। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 294 आ गया। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है वो 6 का चल रहा है, तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, 5 बजा 6 नी में 54 होता है, 6 चौक 24 49 आया। लेकिन एक जोड़ते भी तो है। कहोगे हाँ, एक जोड़ते भी है तो क्या आएगा? कहोगे 50 आएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 टर्म है। हाँ, मतलब ये जो सीरीज दी गई है इसके 50 टर्मों का योग निकालना है, 50 टर्मों का योग निकालना है। मतलब ये जो सीरीज दी गई है इसके 50 टर्मों का योग निकालना है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। दोस्तों आपको कल मैंने बताया था कि आप बिना फालतू में, अगर आपको किसी नंबर का मल्टीपल की सीरीज मिल रही है, किसी नंबर के मल्टीपल की सीरीज मिल रही है, तो आप बिना फालतू में ऐसे क्यों जा रहे हो? आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आपको दिख रहा है 6, 12, 18, 24, उसके बाद डॉट 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 300 तक लिखा गया है, तो ये 6 का मल्टीपल ही तो लिखा गया है, 6 का मल्टीपल ही तो लिखा गया है। अब 6 का मल्टीपल लिखा गया है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए 300 को, 300 को 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आपको 50 टर्म आ जाएगा। बिना फालतू में आप ऐसे करने क्यों जा रहे हो? मैंने आपको कल बताया था कि नहीं? को हाँ बताया था। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते थे, जरूरी नहीं था आप घूम फिर कर निकाले। अगर आप आसानी से निकाल सकते हैं बिना गुणा भाग किए तो क्यों निकालने जा रहे हो? ठीक है, समझ में आया? को हाँ ठीक है। दोस्तों ये जो समानांतर श्रेणी थी इसकी 50 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ, मैंने कहा तब बताइए। कहोगे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, कहोगे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वो वास्तव में n/2। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है।
n माइनस 1d के बराबर होता है। आप घबराइए मत, ठीक है, मैं सारी चीजें करवाऊंगा। अभी जब हम आज क्लास में कल कल से हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये बिना फॉर्मूले के हम यहाँ पर योग निकालने की कोशिश करेंगे। हर सीरीज की जो समानांतर श्रेणी में सीरीज है सबका योग निकालेंगे बिना फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल के लिए आप करिए इसे, क्योंकि ये भी जरूरी है। क्योंकि देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का योग जो होता है वो वास्तव में Sn बराबर n/2 Sn बराबर n/2 Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए अगर आपको ये जो 50 टर्म लिखे गए हैं, ये जो 50 संख्या लिखी गई है, अगर इनका योग निकालना है तो आपको सारी वैल्यू इसके अंदर फिट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, तो फिट करिए। क्योंकि देखिए अगर हम फिट करते हैं, क्योंकि देखिए n की वैल्यू 50 है, जब मैं यहाँ पर 50 रखूंगा तो 50 का आधा करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, तो क्या आएगा, क्योंकि 25 आएगा। मैंने 25 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों अंदर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो पहले टर्म का दुगना लिखना है, पहले टर्म का दुगना। पहले टर्म क्या, क्योंकि देखिए पहला टर्म हमारा 6 है, 6 का मैं दुगना करूंगा तो 12 आएगा। क्योंकि हाँ 12 लिख दिया, प्लस आगे क्या लिखना है, क्योंकि आगे तो एक घटा के लिखना है, जितने टर्म है उसमें से एक घटा के लिखना है। तो 50 में से एक घटाएंगे 49 आएगा। और डी क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो अंतर चल रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो वास्तव में 6 है। अब दोस्तों आप -6 मत लेना, ठीक है, क्योंकि हम पता है कि जो सर्वांतर होता है वो अगले टर्म में से पिछले टर्म घटाते हैं, ना कि अंतर होता, ठीक है। आपको ये बात पता होगा, अगर उल्टी भी सीरीज होती तब भी आपको ध्यान रखना था। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में ही सर्वांतर होगा, निगेटिव में भी हो सकता है, ये उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 6 है, मैंने 6 रख लिया। अब इसे मुझे गुणा भाग करना है, क्योंकि हाँ गुणा भाग करना है। अब गुणा भाग करने पर क्या होगा, देखिए ये 25 वैसे ही है, मैंने कहा हाँ 25 वैसे ही है। क्योंकि देखिए अंदर अगर हम यहाँ पर करते हैं तो 12 6 नहीं में 54 के 4 5 कैरी, और 6 चौक 24 29, 6 चौक 24 5 29, हाँ ना, 6 नहीं में 54 के 4 5 कैरी, 6 चौक 24 24 5 29, और 12 अगर मैं जोड़ता हूँ, 12 जोड़ता हूँ तो 6 10 306 आया। अब 306 की मल्टीप्लाई 25 से भी तो करनी है, क्योंकि हाँ 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 होता है, 150 होता है, 05 लिख दिया 150 का, 150 का मैंने 05 लिख दिया, बचा एक 25 3 75 एक 76 होता है। तो क्या आया मल्टीप्लाई करने पर, कहोगे 7650 आया। हाँ, मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, इसे मैं सोल्व करता हूँ, 306 आया है ना, हाँ अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो कुल मिलाकर मुझे 7650 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 7650 प्राप्त हुआ। मतलब ये जो 50 टर्म लिखे गए थे, मतलब ये जो समांतर श्रेणी में 50 टर्म लिखे गए हैं 6 से लेकर 300 तक, इनका योग जो होगा 7650 होगा। क्या होगा, 7650 होगा। आशा करता हूँ कि ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है, घबराना नहीं है बस। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद कर नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये मैं पहले ही बता दिया हूँ कि ये जरूरी नहीं था आप ऐसे निकालो, आप डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल सकते हो अगर किसी संख्या का मल्टीपल की सीरीज लिखी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद होंगे, कह रहा है कि बताइए कितने पद होंगे, कह रहा है कि कितने निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद होंगे, जिसमें श्रेणी -12 -9 -6 ... का योग 54 हो। हाँ कह रहा है कि श्रेणी है, कह रहा है कि एक श्रेणी है जो लिखा है जिसका पहला टर्म -12 है, दूसरा टर्म -9 है, तीसरा टर्म -6 है। कह रहा है कि कितने टर्मों का योग 54 होगा। हाँ ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में, कह रहा है कि जो श्रेणी दी गई है उसके कितने टर्मों का योग जो होगा वो 54 होगा। हाँ कितने टर्मों का योग 54 होगा, ये तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म क्या कहोगे, देखिए जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म देखा जाए तो -12 है, दूसरा टर्म क्या कहोगे, दूसरा टर्म में देखा जाए तो -9 है, तीसरा टर्म में क्या है कहोगे, तीसरे टर्म में देखा जाए तो -6 है, तीसरे टर्म में क्या है -6। हाँ ठीक है, कह रहा है दोस्तों जो सीरीज दी गई है उसका पहला टर्म -12 है, दूसरा टर्म में क्या है -9 है, हाँ और तीसरा टर्म में क्या है कहोगे -6 है, -6। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी गई है इसके कितने टर्मों का योग जो होगा, कितने टर्मों का योग 54 होगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों इस सीरीज के ये जो समांतर श्रेणी में सीरीज दी गई है इसके n टर्म के योग, मान लीजिए दोस्तों ये जो सीरीज दी गई है इसके n टर्मों का योग 54 होगा, n टर्मों का योग 54 होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सीरीज दी गई है इसके n टर्मों का योग 54 होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों,
ये तो समानांतर श्रेणी में एक हो गया, हाँ ये तो समानांतर श्रेणी में एक हो गया, हाँ। मान लीजिए दोस्तों n टर्मों का योग क्या होगा, इस समानांतर श्रेणी के n टर्मों का योग 54 होगा। अब दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी के n, दोस्तों आपको चित्र कैसे पता है कि किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, n टर्मों का जो योग होता है n/2 किसी भी समानांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d के बराबर होता है। हाँ, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो समानांतर श्रेणी में सीरीज लिखी गई है, ये जो समानांतर श्रेणी में सीरीज लिखी गई है, इसके n टर्मों का योग तो ये होगा, हो गया, हाँ इसके n टर्मों का तो योग ये होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 54 है। दोस्तों हमने माना है कि भैया मान लीजिए दोस्तों हमने मान लिया है कि भैया ये जो सीरीज है इसके n टर्मों का योग 54 है। लेकिन अगर मैं अपने अनुसार देखूं तो n टर्मों का तो योग ये होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 54 मतलब ये बराबर है इसके, हो गया, हाँ ये बराबर है वास्तव में 54 के, तो मैंने 54 कर लिया। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। अब दोस्तों हमें सोल्व करना है, ठीक है, हमें n टर्म में हमें टर्म की संख्या तो निकालनी है, हाँ मतलब n की वैल्यू निकालनी है, हाँ तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। निकालने के लिए सबकी वैल्यू मुझे यहाँ पर रखनी पड़ेगी, हाँ फॉर्मूले का मतलब यही होता है। आपको कुछ पता ना हो, फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, हाँ जबकि कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपको सारी चीजें क्लियर हो जाना, हाँ क्यों, हाँ तो यही चीज यहाँ पर फॉर्मूला है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ भैया, जैसे जैसे करना है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करना है मुझे वैल्यू रख के, ठीक है। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n के साथ मैंने कोई छिड़खानी नहीं किया, लेकिन 2 के साथ मैं छिड़खानी कर सकता हूँ। 2 को मैं उधर पहुंचा सकता हूँ 54 की मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं 54 की मल्टीप्लाई में पहुंचाता हूँ तो उधर हो जाएगा 108, क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, काट के आप 108 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। n के साथ मैंने कोई छिड़खानी नहीं, n के साथ मैं छिड़खानी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ छिड़खानी कर सकता हूँ। बताइए a की वैल्यू क्या कहोगे, 12 है, -12 है, और -12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगा तो -24 आएगा, हो गया -24 आएगा, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब n के साथ तुम्हें कोई छिड़खानी नहीं कर सकता, ये तो वैसे रहेगा, कहोगे हाँ d की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए -9 में से अगर मैं -12 घटाता हूँ, कहोगे देखिए -9 में से अगर मैं -12 घटाऊंगा तो आएगा 3, क्या आएगा 3 आएगा, -9 में से अगर मैं -12 घटाता हूँ तो आएगा 3। इस प्रकार देखा जाए तो d की वैल्यू 3 है, मैंने कहा ठीक है d की वैल्यू 3 है, अच्छी बात है। बराबर के क्या है, तो बराबर के 108, बराबर के 108। आप मेरी बात से सहमत है यहाँ तक, हो गया हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है। अब दोस्तों हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से करते हैं। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 24n हो जाएगा, हाँ लेकिन दोस्तों ये इस 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी 3n में, n में हो गया, हाँ तो 3n हो जाएगा, तो -24n अंदर देखा जाए तो -24n आ रहा है, हाँ एक मिनट ठीक है, एक मिनट हम बाहर वाली जो n है इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अगर आगे करते हैं तो क्या हमें गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, लेकिन हमें गुणनखंड विधि से नहीं करना, द्विघात समीकरण के माध्यम से हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, ठीक है, हम फैक्टर वाले मेथड से ही कर लेंगे। इसके n की मल्टीप्लाई आप मत करिए, ऑप्शन से ही हम ट्राई कर लेंगे। आप अंदर वाले को सोल्व करिए, तो देखिए अगर मैं अंदर वाले को सोल्व करने जाऊं, तो देखिए सोल्व करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर तो आएगा -24 प्लस 3n -3 आएगा, और -24 और -3 मिलके हो जाएंगे क्या, -27। इस प्रकार देखा जाए तो 3n -27 हो गया, 3n -27 हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत, बराबर की 108, बराबर की 108। अब दोस्तों यहाँ से मैं और सोल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो 3 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर बचेगा 9, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n-9 लिख सकता हूँ, तो यहाँ n-9 लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं जब 3 कॉमन लिया हूँ तो 3 इधर काट भी सकता हूँ, जब कॉमन लूंगा यहाँ पर तो डिवाइड करूंगा 108 को, यहाँ तो क्या होगा, देखिए जब आप काटोगे ना तो 3 3 9 3 6 18 36 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो n, एक मिनट हो जाइए, हाँ ठीक, इस प्रकार देखा जाए तो n इंटू n-9 बराबर 36 मिला, n-9 बराबर, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता तो द्विघात समीकरण बन जाता, उसके बाद वैल्यू निकालने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर फैक्टर मेथड का प्रयोग किया है, ठीक है, ऑप्शन से ट्राई करने के लिए प्रयोग किया है। बराबर क्या है, बराबर 36। अब दोस्तों हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे इस चीज को, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, टर्मों की संख्या पूछ रहा है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है, अब दोस्तों n की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो जो उत्तर दिया गया होगा वो n का ही तो दिया गया होगा।
अगर n की वैल्यू पूछ रहा है, टू कुल टर्मों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल टर्म ऑप्शन में कुल टर्म तो ही दिया होगा, कहोगे हाँ कुल टर्म दिया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों जो टर्मों की संख्या ऑप्शन के माध्यम से मान लीजिए जो दोस्तों कि जो टर्मों की कुल संख्या वो 15 है। क्या है? 15 है। 15। अब दोस्तों अगर 15 है टर्मों की संख्या तो n की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर 15 रखता हूँ, अब एक मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 15 रखता हूँ ना, तो किसी कीमत पर मल्टीप्लाई करने पर तो 36 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 36 नहीं, मतलब हमारा पहला टर्म, मतलब टर्मों की संख्या हमारी 15 नहीं हो सकती। हाँ ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए टर्मों की संख्या 14 है, अगर मैं 14 रखता हूं तो तब भी किसी कीमत पे मल्टीप्लाई करने पर 36 तो नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 18 मान लेता हूं तो हो गया, देखिए 18 जब आप मानोगे ना तो यहाँ पर 18 आ गया, इंटू 9 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर किसी कीमत पे 36 नहीं आ सकता है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अगर मैं टर्मों की संख्या मान लूं 12 है, तब हो गया, देखिए अगर आप टर्मों की संख्या 12 मानते हैं तो 12 3 36, इस प्रकार 12 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो जो टर्मों की संख्या, ये जो समांतर श्रेणी में टर्म है, इसमें टर्मों की संख्या कुल मिलाकर 12 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, वो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए कितने टर्मों का योग, ये जो समांतर श्रेणी में टर्म लिखे गए हैं इनके कितने टर्मों का योग 54 है। तो हम कह सकते हैं जो समांतर श्रेणी में टर्म लिखे गए हैं इनके 12 टर्मों का योग 54 है, 12 टर्मों का योग 54 है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, अगर नहीं यहाँ तक तो हमें कहीं पे दिक्कत कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं आ रही है, यहाँ तक तो हमें कहीं पर दिक्कत कहीं परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है श्रेणी जो दी गई है इसमें पदों की संख्या बताइए यदि श्रेणी जो है 54 51 48 प्लस डॉट डॉट का योग 513 हो। कह रहा है कि दोस्तों आपके सामने एक श्रेणी दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, हमें नहीं पता है किस प्रकार की श्रेणी है। उस श्रेणी का पहला जो टर्म है 54 है, दूसरा टर्म 51 है, तीसरा टर्म हमारा 48 है, और उन सभी का योग कह रहा है कि 513 है। कह रहा है कि ये जो सीरीज दी गई है, कह रहा है इनका योग जो है 513 है। कह रहा है कि बताइए तब बताइए कुल टर्म कितने होंगे, कुल पदों की संख्या क्या होगी। हाँ, मतलब ये जो सीरीज है इसे कितने टर्मों का योग 513 होगा, यही कहना चाह रहा है। हाँ यही कहना चाह रहा है। कह रहा है कि जो सीरीज दी गई है इसे कितने टर्मों का योग 513 होगा, यही कहना चाह रहा है। मैंने कहा हाँ। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज दी गई है इसका पहला टर्म क्या होगा, देखिए ये जो सीरीज दी गई है इसका पहला टर्म देखा जाए तो 54 है, ठीक है। इसका दूसरा टर्म क्या होगा, इसका दूसरा टर्म देखा जाए तो 51 है। क्या है? 51 है। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म देखा जाए तो 48 है। चौथा टर्म क्या होगा, देखिए चौथा टर्म तो दिया नहीं है, निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं दिया है, हमें वास्तव में लेना देना कुछ है ही ना, 2 ही 3 टर्म से हमें पता चलता है कि इस प्रकार की सीरीज है। हाँ ठीक है। कह रहा है दोस्तों हमारे सामने एक सीरीज दी गई है जिसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म हमारा 48 है। और कह रहा है कि बताइए दोस्तों हमारे सामने एक सीरीज दी गई है, और कह रहा है कि इस सीरीज दोस्तों हमारे सामने एक सीरीज दी गई है जिसका पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये है। कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसके कितने टर्मों का योग, कह रहा है कि ये जो सीरीज है इसके कितने टर्मों का योग 513 होगा। मान लीजिए दोस्तों इस सीरीज के n टर्म का योग 513 है। मान लीजिए दोस्तों ये जो सीरीज है इसके n टर्मों का योग 513 है, n टर्मों का योग 513 है। एक बात बताइए दोस्तों, ये तो सीरीज देखा है तो समांतर श्रेणी में कहोगे हाँ, और आपको अच्छी तरीके से बताया कि समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है, समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है वास्तव में n/2। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि किसी भी समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है। ये होता है कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों देखा जाए तो इस समांतर श्रेणी के n टर्मों का जो योग होगा वो वास्तव में ये होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो कितना है, कहोगे 513 है, मतलब ये बराबर है इस 513 के, मतलब ये बराबर है 513 के। ठीक है, अब कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, कहोगे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी इसके अंदर, कहोगे हाँ। तो आइए फिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। टू के साथ तो मैं कोई छिड़खानी नहीं कर सकता, इधर पहुंचा भी, अच्छा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर केवल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कर लूँ, कहोगे कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने 2 को हटा दिया सीधे, ठीक है, यहाँ से 2 को हटा दिया, और 500 अगर ये होता तो 1000 आता, लेकिन 13 और है तो 26 और आएगा, मतलब 1026 आएगा, 1026 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी पूरी बात से सहमत है। दोस्तों ए की वैल्यू क्या कहोगे 54 है, 54 को मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो क्या है 108 आएगा। इनके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की,
यहाँ पर 108 लिख दिया। फॉर्मूले में आपको समझाना, फॉर्मूला जो होता है उसमें आपको समझाना नहीं पड़ता है, उसमें कुछ समझाना नहीं पड़ता, केवल वैल्यू पुट करो बस निकाल दो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज समझाना पड़ता है। ठीक है, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आएगा। अब प्लस का साइन है, मैंने प्लस लगा दिया। एन के साथ में कोई छिड़काई नहीं कर सकता तो भी हाँ, लेकिन डी की वैल्यू क्या है, तो देखिए डी तो सर्वांतर है, और सर्वांतर देखा जाए तो यहाँ पर -3 सर्वांतर की वैल्यू देखा जाए तो -3। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देखिए सर्वांतर निकालने के लिए हम अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाते हैं। अगला टर्म देखा जाए तो 51 है और पिछला टर्म 54 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 51 में से 54 घटाएंगे तो -3 आएगा। हाँ, मतलब हो गया, मतलब डी की वैल्यू -3। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे। बराबर 108 बराबर 1026। आप मेरे वैसे सहमत हो गए। अब दोस्तों अंदर सोल्व करेंगे, ना कि एन की आप मल्टीप्लाई मत करिए, सीधे हम ऑप्शन से उठाएंगे, क्योंकि अगर आप द्विघात समीकरण बना लेते हो तो वहां पर एन की वैल्यू निकालने, हमें एन की वैल्यू ही तो चाहिए कहोगे, हाँ एन की वैल्यू निकालने मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप वैसे मत करिए, सीधे हम फैक्टर मेथड अपनाएंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप अंदर मल्टीप्लाई करिए। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के, तो यहाँ पर -3n आएगा और प्लस का 3 आएगा। अब 108 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 111 आएगा, कहोगे हाँ 111 आएगा। तो अंदर देखा जाए तो क्या आ रहा है, कहोगे 111 -3n आ रहा है, -3n आ रहा है, हाँ -3n आ रहा है। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, बराबर क्या है, कहोगे बराबर 1026 तो है। दोस्तों एक बात बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अगर नहीं पता है तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर दोस्तों कभी भी एक ही डिजिट 3 बार रिपीट हो, 3 या 3 के मल्टीपल में रिपीट हो, अगर दोस्तों एक ही डिजिट 3 या 3 के मल्टीपल में रिपीट हो, तो वो नंबर जो होता है 3 से डिवाइड होता है। क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर, अगर कोई डिजिट, नंबर नहीं डिजिट, ठीक है, अगर कोई डिजिट है, अगर एक डिजिट, कोई सभी एक डिजिट, ठीक है, अगर कोई सभी एक डिजिट 3 या 3 के मल्टीपल बार, 3 बार या 3 के मल्टीपल बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब मुझे देखकर बताइए, 111 दिख रहा है आपको कि नहीं, कहोगे हाँ 111 दिख रहा है। अब 111 में क्या है, एक बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, कहोगे 3 बार रिपीट हुआ है। अगर 3 बार रिपीट हुआ है तो बताओ ये 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं, कहोगे हाँ 3 से डिवाइड हुआ। तो ये तो बात पता चल गया कि ये जो 111 लिखा गया ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी 3 मौजूद है, यहाँ पर भी 3 मौजूद है, क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, कहोगे हाँ 3 कॉमन ले सकते हो। तो यहीं पर मैं कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 3 3 9, 3 7 21, तो यहाँ पर तो आएगा 27। हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर कॉमन लूंगा ना तो ये 3 हट जाएगा, 3 हट जाएगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए, अगर मैं अंदर कॉमन लेता हूँ तो वास्तव में ये मिलेगा, अगर मैं अंदर कॉमन लेता हूँ तो ये मिलेगा, लेकिन जब 3 बाहर आएगा तो 3 इधर डिवाइड करोगे तो हो गया। हाँ, कॉमन आपने 3 लिया है तो 3 से डिवाइड भी करोगे तो हो गया। हाँ, तो 3 से अगर मैं डिवाइड इधर करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 3 9, 3 चौक 12, मैंने कहा हाँ, कहोगे 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 342 आएगा। क्या आएगा, 342। आप मेरी बात सहमत हो, हाँ। तो अंदर क्या बचा, कहोगे अंदर बचा है, अंदर बचा है 37 माइनस। आप मेरे पास सहमत हो, हम बराबर के क्या कहोगे, बराबर के 342 है। अब दोस्तों हम यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालने को, हाँ टर्मों की संख्या तो एन ही थी, कहोगे हाँ, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालने को, हाँ। अब दोस्तों यहाँ से हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए कितने टर्म का योग, ये पूछ रहा था, टर्मों की संख्या पूछ रहा था, कहोगे हाँ। तो ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई होगी कुछ और नहीं, टर्मों की संख्या ही दी गई होगी, मतलब एन की वैल्यू ही दी गई होगी। हाँ, मान लीजिए दोस्तों मैं तीसरा उठा रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले तीसरा उठा रहा हूँ, क्योंकि तीसरा है नहीं इसलिए मैं उठा रहा हूँ, पहला दूसरा ही ऑप्शन है, पहला दूसरा हमारा सही उत्तर है, लेकिन मैं तीसरा ऑप्शन उठा रहा हूँ जानबूझ के। मान लीजिए दोस्तों टर्मों की जो संख्या है, टर्मों की जो संख्या है वो 15 है। अगर टर्मों की संख्या 15 है तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो 15। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आपको सोल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एन की वैल्यू फिर पुट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात कीजिए, एन की मल्टीप्लाई जब हमने जब एन की मल्टीप्लाई 37 माइनस एन में किया है तो ये आया है। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें हमने किया है ये आया है। इसका मतलब क्या है, इस 342 के अंदर एन भी मौजूद है और 37 माइनस एन भी मौजूद है, कहोगे यही तो मतलब हुआ, कहोगे हाँ। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसका मतलब क्या है, इस 342, इसका मतलब यही है कि 342 के अंदर एन भी मौजूद है, 37 माइनस एन भी मौजूद है।
अगर दोस्तों 342 के अंदर n मौजूद है तो n क्या करेगा, 342 को डिवाइड करेगा, हो गया। हाँ, अगर 37 माइनस n 342 के अंदर मौजूद है तो 37 माइनस n भी डिवाइड करेगा, हो गया। हाँ, अब बताइए n की वैल्यू हमने क्या मानी है, 15 मानी है। अगर 15 मानी है तो n जो है 342 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा करेगा कि नहीं, हो गया। हाँ, करेगा, लेकिन डिवाइड कर रहा है, कहोगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर 342 के अंदर 5 तो है ही नहीं, 342 के अंदर 5 तो है ही नहीं, और n के अंदर तो 5 है, तो इस प्रकार कैसे डिवाइड कर देगा, जब तक दोनों जगह से जो चीजें यहाँ पर वही चीजें वहां पर ना हो तब तक कैसे डिवाइड करेगा। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब n की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, मतलब पदों की संख्या जो श्रेणी में टर्मों की संख्या वो 15 नहीं हो सकती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करो। अब दोस्तों पहला ऑप्शन उठा दो, मान लीजिए टर्मों की संख्या क्या है, मान लीजिए टर्मों की संख्या हमारी 18 है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 18 रखता हूं तो डिवाइड करेगा, आप 18 से 342 करोगे को डिवाइड करोगे, डिवाइड करेगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप पूरा मेन वैल्यू रख लीजिए। अगर यहाँ पर 18 रखता हूं तो यहाँ पर 19 आएगा, और 18 19 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 342 आएगा, मतलब टर्मों की संख्या जो होगी हमारी वास्तव में 18 होगी। 18 टर्मों की संख्या वास्तव में 18 होगी। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाता हूं, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए जो टर्मों की संख्या है 19 है। अगर दोस्तों में 19 है, अगर मान लीजिए टर्मों की संख्या 19 है, अगर 19 है तो n की वैल्यू 19 होगी, तो यहाँ अगर मैं यहाँ से 19 रखता हूँ, अगर n की वैल्यू 19 रखता हूँ तो 19 भी 342 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 19 रखता हूँ तो यहाँ पर 19 रखूंगा तो यहाँ पर 18 आएगा, 19 18 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 342 आएगा, मतलब टर्मों की संख्या वास्तव में 19 भी हो सकती है। 19 भी हो सकती है, टर्मों की संख्या क्या हो सकती है, 19 भी हो सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए कितने टर्मों का योग 513 है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इस सीरीज के कम से कम इस सीरीज के 18 या 19 टर्मों का योग 18 या 19 टर्मों का योग 513 है। इस सीरीज के 18 19 टर्मों का 18 या 19 टर्मों का योग 513 है। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज के वास्तव में 18 या 19 टर्मों का योग 513 है। ठीक है, 18 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया नियम सीखना है, यहाँ पर कुछ हमें नया नियम सीखना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है दोस्तों, जो अभी तक हमने सीखा है ये एस एन बराबर एन बटे 2 से किसी भी समानांतर श्रेणी के एन टर्मों का योग निकालने के लिए जो मेथड हमने अप्लाई किया है अभी तक, उन मेथडों को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम और तेजी से करने के लिए कुछ और ट्राई भी कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर तेज से तेज तरीका सीख रहे हैं, योग निकालने के लिए। ठीक है, योग निकालने के लिए। तो दोस्तों आइए उसी क्रम में, ऐसा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो हम तरीका सीखे उसके माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों जो हमने तरीका सीखा उसके माध्यम से आप समानांतर श्रेणी के किसी भी समांतर श्रेणी, अगर कोई भी समानांतर श्रेणी है तो उसका योग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरे तरीकों से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में हम सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ लिखा गया है, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है, कहोगे देखिए स्क्रीन पर लिखा गया है कि प्रथम कर रहा है, लिखा है क्या, कहोगे देखिए लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, प्रथम n सम प्राकृतिक, ठीक है, प्रथम n सम प्राकृतिक, ये बात लिखा गया है। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक नहीं, प्रथम n सम प्राकृतिक लिखा गया है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है Sn बराबर n प्लस 1 होता है। कह रहा है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n प्लस 1 के बराबर होता है। अर्थात करके लिखा गया है, कह रहा है कि अर्थात यदि 2 4 6 डॉट 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 n टर्म तक है, लिखा गया है कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 n टर्म तक है, तो ये जो n टर्म तक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, n टर्म तक शुरुआती n सम प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, इनका योग जो होगा n प्लस 1 के बराबर होगा, n इंटू n प्लस 1 के बराबर होगा। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने में कोई बहादुरी का काम नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन कल आए भी थे, 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। हाँ, वही है, बस कुछ अलग नहीं है, लेकिन याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना तो कॉन्सेप्ट है ही है। ठीक है दोस्तों ये इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है कि यदि कोई, आप मुझे बताइए, प्रथम सबसे पहले आप मुझे बताइए, प्रथम n सम संख्याएं होंगी क्या, कभी देखिए प्रथम n संख्याएं देखा जाए, प्रथम n संख्याएं देखा जाए तो 2 4 6 8 यही सब होंगी, कहोगे हाँ। दोस्तों ये मान लीजिए दोस्तों ये प्रथम जो है, प्रथम n
प्रथम n सम संख्याएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ये प्रथम n सम संख्याएं हैं, प्रथम n सम संख्याएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज लिखा गया है, ये प्रथम n सम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर दोस्तों ये जो प्रथम n संख्याएं हैं, अगर दोस्तों ये प्रथम n संख्याएं हैं तो इनका जो योग होगा, अगर दोस्तों ये प्रथम n सम संख्याएं, शुरुआती प्रथम का मतलब होता है शुरुआती, अगर दोस्तों ये शुरुआती n सम संख्याएं हैं तो इनका जो योग होगा, वास्तव में n प्लस वन के बराबर होगा। इनका जो योग होगा वो n प्लस वन के बराबर होगा। यही कहना चाह रहा है। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुरुआती प्रथम या शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है वो वास्तव में Sn बराबर n प्लस वन के बराबर होता है। Sn बराबर n प्लस वन के बराबर होता है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ एग्जाम्पल ले लिए जिससे हमारे अंदर क्लियरिटी हो। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भैया प्रथम n सम संख्याओं का जो योग होता है n प्लस वन के बराबर होता है, n इंटू n प्लस वन के बराबर होता है। एक बात बताइए दोस्तों, एक सीरीज लिखी गई है, 2, 4, 6, 8 ऐसे कुल मिलाकर, दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही 20 टर्म तक लिखी गई है। कितने टर्म तक लिखी गई है? 20 टर्म तक लिखी गई है। 20 टर्म तक लिखी गई है दोस्तों, एक सीरीज लिखी गई है 20 टर्म तक। कुल कितने टर्म तक लिखी गई है? 20 टर्म तक। तो आप मुझे बताइए ये जो सीरीज लिखी गई है इसके 20 टर्मों का योग क्या हुआ? दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी गई है, ये एक सीरीज लिखी गई है। आप मुझे बताइए इस सीरीज के 20 टर्मों का योग क्या होगा? कोई देखिए ये शुरुआती, कोई देखिए ये हम कहोगे, देखिए आपने तुरंत देखा और आपने मुझसे कहा कि भैया देखिए ये शुरुआती 20 सम संख्याएं हैं। मैंने कहा तब कहोगे, देखिए आपने तुरंत यहाँ पर देखा, आपने देखा और चिल्लाकर तुरंत कहा कि भैया ये शुरुआती 20 सम संख्याएं हैं। मैंने कहा हाँ, तब कहोगे देखिए शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है, शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है n प्लस वन के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर हमें शुरुआती 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए हमें 20 में एक जोड़कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही तो करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, क्योंकि देखिए शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है Sn बराबर होता है n प्लस वन होता है। अगर हमें 20 टर्मों का योग, शुरुआती 20 सम संख्याओं का योग निकालना है तो सारी वैल्यू इसके अंदर फिट करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ, तो मैंने फिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर फिट करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए जब फिट करोगे आप तो 20 n की वैल्यू 20 है तो मैंने 20 रख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, कहोगे 20 में एक जोड़ के लिखोगे तो आएगा 21। क्या आएगा? 21 आएगा। मतलब देखा जाए तो शुरुआती 20 सम संख्याएं हैं उनका योग जो होगा ये होगा 21 इंटू 2 करेंगे 42 आएगा और 42 में एक जीरो लगा देंगे तो आएगा 420। मतलब शुरुआती 20 सम संख्याओं का योग जो होगा वो 420 होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से निकल के आ गया। मैंने कहा हाँ, बहुत आसानी से निकल कर आएगा ही। ठीक है, अगर आपको मैं पहले बता रहा हूँ फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर और क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 6, 8 दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है, लिखा गया है कि 2, 4, 6, 8 ... 23 टर्म तक। दोस्तों आपके सामने लिखा गया क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करें। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है 2, 4, 6, 8 ... 23 टर्म तक। कह रहा है कि जो श्रृंखला दी गई है इसका योग क्या होगा। हमें नहीं पता है किस प्रकार की श्रृंखला है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की श्रृंखला है। ठीक है, तो भाई देखिए ये जो मैंने कहा ये जो श्रृंखला दी गई है इसका पहला टर्म क्या कहोगे 2 है, दूसरा टर्म क्या कहोगे 3, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म क्या है 6 है, चौथा टर्म क्या कहोगे, चौथा टर्म में देखा जाए एक मिनट, चौथा टर्म में देखा जाए तो 8 है। मैंने कहा ठीक, तो देखिए चौथा टर्म में देखा जाए तो 8 है। ऐसे ही कुल मिलाकर कहां तक लिखा गया, 23 टर्म लिखा, ऐसे कुल मिलाकर 23 टर्म लिखा गया है, 23 टर्म लिखा गया है। मैंने कहा तब कहोगे देखिए ये जो 23 टर्म लिखे गए हैं, ये जो 23 टर्म लिखे गए हैं इन्हीं का योग हमें बताना है, बताना है। मैंने कहा ठीक है,
अब एक बात बताइए मुझे देखकर, आप इस सीरीज को देख रहे हैं, आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको देख के कुछ महसूस हो रहा है, कहोगे हाँ। मैंने कहा क्या महसूस हो रहा है, कहोगे देखिए ये पहला देखा, इस सीरीज का पहला टर्म देखा जाए तो 2 है, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 8 आया, ऐसे डॉट 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 23 टर्म टर्म तक लिखा गया। मैंने कहा देख कर बताइए क्या लिखा है, कहोगे देखिए ये शुरुआती 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 23 सम संख्याएं हैं। कहोगे देखिए ये वास्तव में ये सीरीज लिखा गया है, ये कुछ और नहीं है, शुरुआती 23 सम संख्याएं हैं। मतलब हो गया, मतलब शुरुआती 23 सम संख्याओं का हमसे योग पूछ रहा, कहोगे हाँ, इसी का तो योग पूछ रहा, कहोगे हाँ। मतलब हो गया, मतलब ये शुरुआती 23 सम संख्याएं हैं, इनका योग पूछ रहा, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए शुरुआती, कहोगे देखिए अभी को हमने पढ़ा है, कहोगे देखिए अभी को आपने बताया था कि भैया शुरुआती n, कहोगे देखिए अभी को आपने बताया था कि शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है, कहोगे देखिए अभी को आपने बताया है कि भैया शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है, शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है Sn बराबर होता है n प्लस 1 के बराबर होता है। अगर हमें यहाँ पर शुरुआती 23 सम संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पर सारी वैल्यू फिट करनी पड़ेगी। हाँ तो मैंने फिट कर दिया। दोस्तों कितने सम संख्याओं का योग निकालना है, कितने शुरुआती सम संख्याओं का योग निकालना है, 23, तो यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 23 रख दिया। अगर मैं 23 रखता हूँ तो 23 में एक मल्टीप्लाई करके 23 में एक जोड़ के भी लिखना पड़ेगा, कहोगे हाँ, क्योंकि n प्लस 1 लिखना है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 23 इंटू 24 लिखूंगा, कहोगे हाँ। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। दोस्तों 23 का मान लीजिए 24 को आप 23 लिखा है, ठीक है। अगर तो मैं 24 को 23 मान लेता हूं तो 23 इंटू 23 कितना होता है, कहोगे 23 इंटू 23 529 होता है। हाँ 23 इंटू 23 529 होता है, ठीक है। अब दोस्तों उसमें मैं छोटा वाला नंबर जोड़ दे रहा हूँ 23। इस प्रकार देखा जाए तो मल्टीप्लाई करने पर क्या कहोगे 9 3 12 2 हाथ से लगे 1 1 5 552 आएगा। क्या आएगा, एक मिनट होगी, ठीक है, 552 आएगा। देखो ऑप्शन में कुछ अलग टाइप हुआ है, ठीक है, तो क्या आया 552 आया, 552 आया। हाँ मैं सही कर दे रहा हूँ, ठीक है, घबराइए मत। मतलब ये जो शुरुआती 23 टर्म, मतलब शुरुआती जो 23 टर्म लिखे गए हैं, शुरुआती सम शुरुआत 552, मतलब शुरुआती जो 23 सम संख्या लिखी गई है उनका योग जो होगा 552 होगा। क्या होगा, 552 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है, को देखिए मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है ये क्या कहना चाह रहा है, को देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करें, नीचे दिए गए श्रेणी का योग। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है और कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दी गई है इसका योग ज्ञात करिए। अब दोस्तों आपको खुद पहचानना है कि ये किस प्रकार की श्रृंखला है। यहाँ पर हम समानांतर श्रेणी की जिक्र नहीं कर रहे हैं, पहले बता रहा हूँ मैं यहाँ पर समानांतर श्रेणी की जो समानांतर श्रेणी में सीरीज होती थी मैं उसका जिक्र कर ही ना रहा हूँ, ठीक है। वास्तव में ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं सब समानांतर श्रेणी में है, सब समानांतर श्रेणी में है, लेकिन मैं समानांतर श्रेणी की जिक्र कर ही ना रहा हूँ, ठीक है, हम अलग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी का योग ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला दी गई है और उसका हमसे योग पूछ रहा है, हाँ ठीक है। तो जो श्रृंखला दी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका पहला टर्म देखा जाए तो 2, दूसरा टर्म में क्या होगा, दूसरा टर्म में देखा जाए तो 4 है, तीसरा टर्म में क्या होगा, तीसरा टर्म में देखा जाए तो 6 है, चौथा टर्म में क्या होगा, चौथा टर्म में देखा जाए तो 8 है, ठीक है, चौथा टर्म में क्या है 8 है। इसी प्रकार आखिरी टर्म क्या दिया है, आखिरी टर्म दिया है 46, आखिरी टर्म दिया है 46, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमसे वास्तव में इसी का तो योग पूछ रहा है, हाँ ये जो लिखे गए हैं 2 4 6 8 डॉट 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 46 तक इनका योग पूछ रहा है, ठीक है, इनका योग पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शुरुआती सम संख्याएं लिखी गई है। हमें ये नहीं पता कि कितनी सम संख्या लिखी गई है, लेकिन ये हमें पता हो गया है, हमें ये देख कर ही पता चल रहा है कि शुरुआती सम संख्याएं लिखी गई हैं, शुरुआती सम संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि शुरुआती कितनी सम संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर ये शुरुआती सम संख्याएं लिखी गई हैं तो कितनी शुरुआती सम संख्याएं लिखी गई हैं, कहोगे देखिए ये कहोगे देखिए ये जो सीरीज लिखी गई है, ये जो सीरीज लिखी गई है ये 2 के मल्टीपल की सीरीज है, और जब किसी नंबर के मल्टीपल की सीरीज होती है और हमें पता करना हो कि उस सीरीज में कुल कितने टर्म है तो सीधे डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से अगर मैं 46 को डिवाइड करता हूं तो आएगा 23। अगर दूसरा तरीका लगाना है तो 46 में से 2 घटा लीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ दीजिए, तब भी 23 आएगा। इस प्रकार देखा है तो ये कुल मिलाकर ये जो सीरीज लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर 23 टर्म है, मतलब हमसे शुरुआती 23 सम संख्याओं का मतलब हमसे कुल मिलाकर
मतलब हमसे कुल मिलाकर शुरुआती 23 सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। हाँ, शुरुआती 23 सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। आपको समझ में आया कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए शुरुआती 23 सम संख्याओं का योग क्या होगा। कहोगे देखिए शुरुआती n सम संख्याओं का योग जो होता है, कहोगे देखिए शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है, शुरुआती n संख्याओं का जो योग होता है, शुरुआती n सम संख्याओं का जो योग होता है वो n+1 के बराबर होता है। अगर आपको शुरुआती 23 सम संख्याओं का योग निकालना है तो n की वैल्यू 23 रखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो मैंने 23 रख दिया। 23 में एक जोड़ के भी लिखूंगा, कहोगे हाँ 24 आएगा। तो इस प्रकार अगर मैं करता भी हूँ, अगर मैं इस प्रकार करता भी हूँ तो क्या होगा, कहोगे इस प्रकार अगर आप करते हो तो 552 ही आएगा। इसका भी उत्तर क्या होगा 500 है। इसका भी उत्तर कैसे 552 होगा, चेंज नहीं किया था क्या? हाँ ठीक है ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही था, हाँ दोनों क्वेश्चन एक ही था। ठीक है, केवल मैंने चेंज किया है, वहां पर 23 टर्म लिए हैं, यहाँ पर मैंने आखिरी टर्म में 46 ले लिया है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही था, केवल चेंज किया था बस। समझ में आपको यहाँ तक आया? हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया है। मैं कहा ठीक है। अब दोस्तों हम आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों फिर से ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है? कहोगे हाँ सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हमें नया चीज सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या चीज है? आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो अभी तक हम पढ़ रहे, जितना अभी तक हमने क्वेश्चन किया सब समानांतर श्रेणी में सीरीज है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से योग निकाल रहे हैं। जितने सीरीज अभी तक मैंने पढ़ाया, जितने क्वेश्चन अभी कराया है, सब समानांतर श्रेणी में थे, और उन समानांतर श्रेणी का जो समानांतर श्रेणी में थे उनका योग हम अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। 3-4 तरीके से हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। सारी चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए, जिससे कि हम चाहे जहां प्रयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर हमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, जहां पर जैसी आवश्यकता वैसा हम करते हैं। दोस्तों आपके सामने देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि देखिए लिखा गया है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक करा है, लिखा है कि प्रथम n विषम है, विषम की बात हो रही है, सम की बात नहीं होती है। सम के केस में क्या था, n+1 के बराबर होता है, n इंटू n+1 के बराबर होता है, लेकिन विषम के केस में शुरुआती n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। मतलब अगर हम जितने टर्म है अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो शुरुआती n विषम संख्याओं का योग मिल जाता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अर्थात करके दिया है, कह रहा है कि अर्थात यदि 1 3 5 7 9 डॉट 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 n टर्म तक है, तो ये जो शुरुआती n विषम संख्याएं हैं इनका योग जो होगा n स्क्वायर के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, पहली शुरुआती विषम संख्या क्या होगी? पहली शुरुआती विषम संख्या 1 होगी। दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या 3 होगी। तीसरी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 5 होगी। चौथी दिखा है तो 7 होगी। पांचवी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पांचवी विषम प्राकृतिक संख्या 5 होगी, 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। पांचवी क्या होगी? 9 होगी। मान लीजिए दोस्तों पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, दूसरी विषम प्राकृतिक संख्या हमारी 3 है, जो तीसरी 5 है, चौथी हमारी 7 है, और हमारी पांचवी जो है 9 है। मान लीजिए दोस्तों ऐसे ही कुल मिलाकर n विषम संख्याएं हैं। n विषम संख्याएं हैं। कितनी है? n विषम संख्याएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ऐसे ही कुल मिलाकर n विषम संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शुरुआती n विषम संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो शुरुआती n विषम संख्याएं लिखी हुई है। पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा 3 होता है, दूसरा पहला 1 होता है, दूसरा 2 3 होता है, तीसरा 5 होता है, चौथा 7 होता है, पांचवा 9 होता है, इसी प्रकार 11, उसके बाद 13। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआती n विषम संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों अगर ये शुरुआती जो विषम संख्याएं हैं इनका जो योग होगा, तो ये जो शुरुआती विषम संख्याएं हैं इनका जो योग होगा वास्तव में n स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जितने टर्म दिए गए हैं, जितने संख्याओं की बात किया जा रहा है, जितने शुरुआती विषम संख्याओं की बात किया जा रहा है, अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें उन शुरुआती n विषम संख्याओं का योग मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
अगर आपको ये ध्यान रहता है तो आपसे अगर कोई कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप मुश्किल से दिमाग में ही सोच के बता देंगे कि भैया इसका योग ये होगा, इसका योग ये होगा। अगर आपको ये ध्यान रहता है तो हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन ले लूँ, हाँ क्वेश्चन ले लीजिए तो अच्छी बात रहेगी। मैं ठीक है, चलो यहीं से मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। बस आपको ध्यान रखना कि शुरुआती n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। शुरुआती n विषम संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब जितने टर्म की बात करेगा अगर हम उसको स्क्वायर कर देते हैं तो सबका योग निकल जाएगा शुरुआती n विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज थी 1 3 5 7 9 डॉट 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 30 टर्म तक लिखी गई। दोस्तों एक सीरीज लिखी गई है, एक सीरीज लिखी गई है जिसका पहला टर्म में 1, दूसरा टर्म में 3, तीसरा टर्म में 5, चौथा टर्म हमारा 7 और पांचवें टर्म में 9 है और ऐसे ही कुल मिलाकर 30 टर्म तक लिखा गया है। क्या 30 टर्म तक लिखा गया है? तो आप मुझे बताइए, इस ये जो सीरीज लिखी गई है, इसका योग क्या हुआ, इसका योग क्या हुआ? कहोगे देखिए, तो कहोगे देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कहोगे देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हैं तो ये इस सीरीज का पहला टर्म में 1 आया है, दूसरा टर्म में 3 आया है, तीसरा टर्म में हमारा 5 आया है, चौथा टर्म में हमारा 7 है, पांचवा हमारा 9 है। इस प्रकार देखा जाए तो शुरुआती 30 विषम संख्याएं लिखी गई हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पहला जो विषम संख्या होता है, पहली जो विषम संख्या 1 होती है, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये शुरुआती 30 विषम संख्याएं हैं। मैंने कहा तब कहोगे देखिए अभी को आपने समझाया कि शुरुआती जो विषम संख्या होती है, शुरुआती n विषम संख्या का जो योग होता है, कहोगे देखिए अभी को आपने बताया था कि शुरुआती n विषम संख्या का जो योग होता है वास्तव में n स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर हमें अगर शुरुआती 30 विषम प्राकृतिक संख्या का शुरुआती 30 विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो हमें जितने टर्म है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अनुसार। इस प्रकार देखा जाए तो शुरुआती 30 विषम प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो क्या होगा? 900 होगा। शुरुआती 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 900 होगा। 30 का स्क्वायर क्या होगा? 900 होता है। हाँ, आशा करता हूँ तो ये चीज समझ में आई है। आशा करता हूँ तो ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक लिखा गया है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 30 टर्म का योग ज्ञात करिए। हाँ 30 टर्म का योग ज्ञात करिए, 30 टर्म का योग ज्ञात करिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं 30 टर्म हटा देता हूँ क्योंकि इस टाइप का तो अभी को एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कहोगे हाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्या कर दूं? 57 कर लूं? तो कर लीजिए 57। मैंने कर लिया। ठीक है, अब पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है श्रेणी 1 3 5 7, कह रहा है कि श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 57 का योग ज्ञात करें। हाँ दोस्तों आपके सामने एक नंबरों की श्रृंखला लिखी गई है। मैं बात कर ही ना रहा हूँ कि समानांतर श्रेणी में है, किस श्रेणी में है। आपको तो पहचानना है कि किस प्रकार की श्रृंखला है, शुरुआती n सम संख्याएं हैं, शुरुआती विषम संख्याएं हैं, कि शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन सभी के बारे में तो आपको पता होगा कि भैया प्राकृतिक संख्या क्या होती है, शुरुआती प्राकृतिक संख्या क्या होती है, शुरुआती सम संख्या क्या होती है, शुरुआती विषम संख्या क्या होती है। इन सभी के बारे में तो हर किसी को पता रहता है, तो आपको भी पता होगा। कहोगे हाँ, तो आप देख के बता सकते हो कि भैया शुरुआती सम संख्याएं हैं, शुरुआती विषम संख्याएं हैं, शुरुआती प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये तो आप देख के बता सकते हो। कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला लिखी गई है। हाँ कह रहा है उसका योग बताइए। दोस्तों जो श्रृंखला लिखी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा? उसका पहला टर्म दिखाया तो 1 है, पहला टर्म दिखाया तो 1 है। दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म दिखाया तो 3 है। तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म दिखाया तो 5 है। चौथा टर्म क्या होगा? चौथा टर्म दिखाया तो 7 है। चौथा टर्म दिखाया तो 7 है। ठीक, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक लिखा गया? तो ऐसे डॉट डॉट 57 तक लिखा गया, 57 तक लिखा गया, 57 तक लिखा गया। कह रहा है कि ये जो 57 तक लिखा गया है, कह रहा है जो श्रृंखला है, कह रहा है इस दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला लिखा गया है जिसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, चौथा टर्म तीसरा टर्म हमारा 5 है, उसके बाद 7 आया, उसके बाद ऐसे डॉट डॉट 57 तक लिखा गया। कह रहा है कि इसका योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये श्रृंखला है, इसमें कुल कितने टर्म है जो हमसे योग पूछ रहा है?
सबसे पहले दोस्तों बताइए, ये जो सीरीज दिख रही है इसमें कुल कितने टर्म है जो हमसे इसका योग पूछ रहा है। देखिए ये वास्तव में समानांतर श्रेणी में सीरीज है। हाँ, समानांतर श्रेणी में सीरीज है। तो वह देखिए ये वास्तव में समानांतर श्रेणी में सीरीज है। तो वह देखिए, और जब अगर कोई सीरीज हमारी समानांतर श्रेणी में है और हमें ये पता करना है कि कुल कितने टर्म है, तो आखिरी टर्म में से पहले टर्म को घटाकर उसके बाद जितने का डिफरेंस चल रहा है उससे डिवाइड करके उसमें एक जोड़ देते हैं तो आ जाता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 57 हमारा आखिरी टर्म है, पहला टर्म हमारा 1 है। 57 में से मैं एक घटाया तो आया 56, और 56 को मैं अगर अंतर से डिवाइड करता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड करता हूँ तो 28 आएगा। 28 आएगा, 28 में एक जोड़ता हूँ तो 29 आएगा। क्या आएगा? 29 आएगा। इस प्रकार देखें तो इस सीरीज में कुल मिलाकर 29 टर्म है। हाँ, कितने टर्म है? कहोगे 29 टर्म है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आपको ये सीरीज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। 1 3 5 7 डॉट 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 57 तक जो लिखा गया है, आप इस सीरीज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। आप सीरीज देखकर बताइए किस प्रकार की सीरीज है। कहोगे देखिए इस सीरीज का पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म हमारा 5 है। इस प्रकार देखें तो शुरुआती 29 विषम संख्याएं लिखी है। अगर कुल मिलाकर 29 टर्म है तो मैं कह सकता हूँ कि ये शुरुआती 29 विषम संख्याएं हैं। कहोगे हाँ। शुरुआती क्या लिखी गई है? कहोगे शुरुआती 29 विषम संख्याएं लिखी गई है। शुरुआती क्या लिखी गई है? कहोगे देखिए वास्तव में शुरुआती 29 विषम संख्याएं लिखी गई हैं। शुरुआती 29 विषम संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, मतलब हमसे वास्तव में शुरुआती 29 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। कहोगे हाँ। मतलब हमसे शुरुआती 29 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है। ठीक है, कहोगे देखिए शुरुआती n विषम संख्याओं का जो योग होता है, कहोगे देखिए शुरुआती n विषम संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में n स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमें यहाँ पर शुरुआती 29 विषम संख्या का योग निकालना है तो हमें यहाँ पर इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं 29 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा? 29 का स्क्वायर करोगे तो 8 में 40 मतलब देखा जाए तो शुरुआती 29 विषम संख्याओं का जो योग होगा वो 841 होगा। मतलब ये जो सीरीज लिखी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 57 तक लिखी गई है, उसका योग जो होगा 841 होगा। उसका योग जो होगा 841 होगा। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मतलब ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों आपके सामने एक सीरीज लिखी है। हाँ, आप पढ़िए इस सीरीज में क्या लिखा गया है। दोस्तों आपके सामने दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला लिखी गई है नंबरों की। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस श्रृंखला में कह रहा है कि 1 3 5 7 डॉट 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 25 टर्म तक लिखा गया है। कह रहा है कि योग ज्ञात करें। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे ही लिखा गया 25 टर्म तक। वो कह रहा है कि इसका योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। हाँ, ठीक है, दोस्तों जो श्रृंखला लिखी गई है उसका पहला टर्म क्या होगा? उसका पहला टर्म दिखा है तो 1 है। दूसरा टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म दिखा है तो 3 है। तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म दिखा है तो 5 है। चौथा टर्म क्या होगा? चौथा टर्म दिखा है तो 7 है। ठीक है, ऐसे ही कुल मिलाकर कितने टर्म लिखे गए होंगे? ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसे कुल मिलाकर देखें तो 25 टर्म लिखे गए। 25 टर्म लिखे गए। हाँ, 25 टर्म लिखे गए। ठीक है, मतलब हमसे ये 25 जो टर्म लिखे गए हैं, ये जो 25 टर्म लिखे गए हैं इनका योग पूछ रहा है। हाँ, तो आप सबसे पहले देखकर मुझे बताइए ये किस प्रकार की श्रृंखला है। तो वे देखिए ये जो श्रृंखला हमें दिख रहा है इसका पहला टर्म देखा जाए तो 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म हमारा 5 है, उसके बाद आया 7। तो ये वास्तव में देखा जाए तो शुरुआती 25 विषम संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ, तो वे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो ये वास्तव में कुछ और नहीं, शुरुआती 25 विषम संख्याएं लिखी हैं। शुरुआती 25 विषम संख्याएं लिखी गई हैं। हाँ, तो वे देखिए वास्तव में अगर ये शुरुआती 25 विषम संख्याएं लिखी गई हैं तो इन्हीं शुरुआती 25 विषम संख्याओं को हमसे योग पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए शुरुआती n विषम संख्याओं का, देखिए शुरुआती n विषम संख्याओं का जो योग होता है वास्तव में n स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जितने टर्म है उतने का स्क्वायर अगर हम कर देते, उसका स्क्वायर जितने टर्म है अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें शुरुआती n विषम संख्या को योग मिल जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर यहाँ पर कुल मिलाकर 25 शुरुआती विषम संख्याएं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अगर योग निकालना है तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए और आपका शुरुआती 25 विषम संख्या का योग मिल जाए। तो मैंने 25 का स्क्वायर किया तो 625। मतलब शुरुआती 25 विषम संख्या का जो योग होगा, मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई है 25 टर्म तक, इनका योग जो होगा वो 625 होगा। क्या होगा? 625 होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 1 3 5 7 2 2 2 67 का योग ज्ञात करें। हाँ, लिखा है श्रेणी 1 3 5 7 2 2 2 67 का योग ज्ञात करें।
ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है, मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ कि ये समांतर श्रेणी में किस में है, आपको पहचानना है किस प्रकार की श्रृंखला है। ठीक है, लिखा गया है श्रृंखला, अच्छा जो श्रृंखला लिखा गया है उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या होगा 3 है, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म हमारा 5 है, तीसरा टर्म हमारा 5 है, चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म हमारा 7 है, चौथा टर्म हमारा 7 है। ऐसे ही कुल मिलाकर कहाँ तक लिखा गया, ऐसे कहोगे देखिए, ऐसे कुल मिलाकर 67 तक लिखा गया, 67 तक लिखा गया, ऐसे कुल मिलाकर हमें 67 तक लिखा गया, ऐसे कुल मिलाकर 67 तक लिखा गया। मतलब अगर मतलब ये जो श्रृंखला लिखी गई है 67 तक, इनका योग हमसे हमें निकालना है, इनका योग हमें निकालना है, इनका योग हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने टर्म है, इसमें कुल कितने टर्म है जिसका हमें योग निकालना है। सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए इसमें कुल कितने टर्म है जिनका योग हमें निकालना है। ये वास्तव में श्रृंखला दिख रही है, ये श्रृंखला हमें दिख रही है समांतर श्रेणी में। मैंने कहा कभी देखिए जब समांतर श्रेणी में श्रृंखला होती है तो हमें अगर ये पता कभी देखिए जब समांतर श्रेणी में श्रृंखला होती है और हमें ये पता करना वो किसी उसमें कुल कितने टर्म है, तो उसके लिए हमें आखिरी टर्म से पहले टर्म घटाना पड़ता है, उसके बाद जो आता है उसे डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ता है और एक जोड़ देना पड़ता है। मतलब ठीक है, तो देखिए आखिरी टर्म में 67 है। अब 67 में से अगर मैं एक घटाता हूँ, पहला टर्म घटाता हूँ तो 66 आएगा, और 66 को अगर मैं अंतर से डिवाइड करता हूँ, अंतर चल रहा है 2 का, तो 33 आएगा, और 33 में एक जोड़ दूंगा तो 34। इस प्रकार देखा तो इसमें कुल कितने टर्म है, 34 टर्म है, 34 टर्म है। कुल कितने टर्म है, 34 टर्म है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है हमें, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सीरीज लिखी गई है इसमें कुल मिलाकर 33 टर्म, ये तो बात आपको अच्छे किस प्रकार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप देखकर बताइए किस प्रकार की सीरीज है। क्योंकि देखिए ये जो सीरीज लिखेगा इसका पहला टर्म में देखा है, दूसरे टर्म में देखा है 3 है, तीसरे टर्म हमारा 5 है, चौथा टर्म हमारा 7 है, और इसी प्रकार आखिरी टर्म में देखा जाए तो 67 है। तो इस प्रकार देखा जाए तुरंत इस प्रकार आपने तुरंत देखा और कहा कि ये शुरुआती क्योंकि देखिए ये जो सीरीज है इसमें कुल मिलाकर 34 टर्म है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए अगर कुल मिलाकर इसमें 34 टर्म है तो हमें देख के यही लग रहा है कि ये शुरुआती 34 विषम संख्याएं लिखी गई है, शुरुआती 34 विषम संख्याएं लिखी गई। मतलब हमसे ये जो सीरीज है मतलब वास्तव में हमसे शुरुआती 34 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। हाँ, शुरुआती 34 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए शुरुआती हमसे 34 विषम संख्या को योग पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो बताइए देखिए शुरुआती n विषम संख्या को, देखिए शुरुआती n विषम संख्या का जो योग होता है वो वास्तव में n स्क्वायर के बराबर होता है। अगर वास्तव में हमें शुरुआती 34 विषम संख्या का योग निकालना है तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखा जाए तो हमें 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 34 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 4 चौक 16 86 लगे। मैंने कहा ठीक है, 4 तिया 12 12 दूनी 24 24 से 25 के 5 2 कैरी। मैंने कहा ठीक है, 3 तिया 9 11 मतलब देखा जाए तो शुरुआती 34 विषम संख्याएं लिखी गई हैं, ये शुरुआती 34 विषम संख्याएं लिखी गई हैं, इनका योग जो होगा 1156 होगा। क्या होगा, 1156 होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है, मैं ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस आखिरी क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का मान ज्ञात करिए, निम्नलिखित श्रेणी का मान ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का मान ज्ञात करिए। लिखा है श्रेणी क्या लिखा है, तो देखिए लिखा है 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 + ... 1000 टर्म तक लिखा गया है। हाँ, 1000 टर्म तक लिखा गया है। दोस्तों पहले लिखा है 1 - 6, उसके बाद लिखा है 2 - 7, उसके बाद लिखा है 3 - 8 प्लस उसके बाद ... 1000 टर्म तक ऐसे लिखा गया। कह रहा है कि इनका योग बताइए। हाँ, मुझे नहीं पता किस प्रकार की सीरीज है, ये तो देखने पर चलेगा, ये जब हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये चाह क्या रहा है। दोस्तों जो सीरीज लिखी गई है इसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म -6 है, दूसरा टर्म हमारा -6 है, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म हमारा 2 है, तीसरा टर्म हमारा 2 है। हाँ, और चौथा टर्म हमारा -7 है, -7 है। हाँ, पांचवा टर्म हमारा क्या होगा, पांचवा टर्म हमारा +3 है, +3 है, +3 है। अगर आप यहाँ पर गौरपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर वास्तव में क्या माजरा क्या है, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो। न ये समांतर श्रेणी में दिख रहा है न कुछ दिख रहा है, लेकिन आप दिमाग अगर लगाते हो तो आपको समझ में कुछ आ रहा होगा जरूर। ठीक है, अगला टर्म हमारा -8 है। ठीक है, और उसके प्लस ऐसे ही कुल मिलाकर 100 तक है, ऐसे ही कुल मिलाकर 100 टर्म तक है, 100 टर्म तक है, ऐसे ही कुल मिलाकर 100 टर्म तक। आप मेरी बात करें तो हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। ये समांतर श्रेणी में तो नहीं है, ठीक है, ये 100 टर्म तक। समांतर श्रेणी में भी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी में भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम बनाएंगे ना, अभी फिलहाल तो नहीं है लेकिन हम समांतर श्रेणी में कह सकते हैं।
जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम बना भी सकते हैं, क्योंकि अंतर सेम होना चाहिए। किसी भी सीरीज के अंतर अगर सेम है, किसी भी सीरीज में अगर अंतर सेम है दो क्रमागत टर्म के बीच का, तो समांतर श्रेणी में होता है, तो समांतर श्रेणी कह भी सकते हैं आगे चलकर, लेकिन हमें दिमाग से कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। दोस्तों मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस प्रकार की सीरीज है। मैंने दोस्तों एक बात बताइए, एक माइनस छह का मतलब क्या होता है? देखिए, एक माइनस छह का मतलब होता है -5। एक माइनस छह का मतलब होता है -5। प्लस का साइन दिख रहा है, कहोगे हाँ प्लस का साइन दिख रहा है। प्लस का साइन दिख रहा है, हाँ प्लस का साइन। 2 माइनस 7 का मतलब क्या होता है? कहोगे 2 माइनस 7 का मतलब होता है -5। -5 होता है, तो इसकी जगह -5 लिखता हो गया। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, इस इसे हमने सोल्व किया तो -5 आया। इसे हमने सोल्व किया, इसे हमने सोल्व किया तो -5 आया, -5 आया। इसे हमने सोल्व किया तो -5 आया। आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या करोगे? देखिए, इसे हम सोल्व करेंगे, इसे हम सोल्व करेंगे तो -5 आया, -5 आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी करोगे? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी करोगे? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कुल मिलाकर 100 टर्म है। दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि दो टर्म मिलकर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो टर्म मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। दो टर्म मिला एक टर्म बन गया, दो टर्म मिला एक टर्म बन गया, दो टर्म मिल गया एक बन गया। हाँ, तो आप मुझे बताइए, ऐसे ही 100 टर्म अगर मिलते हैं, कहोगे देखिए ऐसे ही 100 टर्म में मिलकर कितनी टर्म बनाएंगे? कहोगे देखिए दो टर्म मिलकर, कहोगे देखिए दो टर्म मिलकर एक टर्म बना रहे हैं, दो टर्म मिलकर एक टर्म बना रहे हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो 100 टर्म मिलकर 50 टर्म बनाएंगे। कितने टर्म बनाएंगे? 50 टर्म बनाएंगे। तो देखिए हर दो टर्म मिलकर एक टर्म का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार 100 टर्म मिलकर 50 टर्म का निर्माण करेंगे। हाँ, ठीक है, 50 टर्म का निर्माण करेंगे। मतलब ये जो दोस्तों पहले ये दो टर्म मिले एक टर्म बना लिया, दो टर्म मिलकर एक टर्म बना लिया, अगला दो टर्म मिलकर एक टर्म बना लिया। तो इस प्रकार अगर कुल मिलाकर 50 टर्म बनेंगे तो -5 कितनी बार आएगा? कहोगे -5 देखा जाए तो -5 देखा जाए, -5 देखा जाए, -5 देखा जाए तो 50 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 50 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा? कहोगे 50 टाइम्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कहोगे नहीं। कितनी बार आएगा? कहोगे -50 टाइम्स आएगा, 50 टाइम्स आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें एक मिनट रुकिए। दोस्तों हमें इसका उत्तर निकालना था, इसका योग निकालना था, तो इस चीज को हमने इस फॉर्मेट में किया। अब दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह वास्तव में इसी दोस्तों हमें इसका योग निकालना था, इसके लिए मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब दोस्तों इसका जो योग होगा वास्तव में यही वही योग इसका होगा। हो गया, हाँ, इसका योग क्या होगा? एक बात बताइए, -5 में अगर मैं -5 जोड़ता हूं तो क्या होगा? -5 में अगर -5 जोड़ता हूं तो -10। ठीक है, अगर मैं -5 में -5 जोड़ता हूँ, -5 4 बार जोड़ता हूँ तो क्या होगा? 20 आएगा माइनस। तो आप ऐसे क्यों को जोड़ने जा रहे हो? आप ये देखिए कि -5 कितनी बार आया है, ऐसे जोड़ने में फायदा है। अगर ऐसे आ जाए -5 आ जाए 40 बार तो आप ऐसे जोड़ोगे तो कभी नहीं। तो ऐसे क्यों जोड़ने जा रहे हो? आप ये देखिए सीधे कि -5 कितनी बार आया? कहोगे -5 आया है 4 बार, -5 आया है 4 बार। इस प्रकार देखा जाए तो अगर -5 आया है 4 बार तो इसका अगर -5 आया है 4 बार तो माइनस जो 4 बार आया है -5 उनका जोड़ जो होगा 20 होगा। सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर दोस्तों एक बात बताइए, पहली बार -5 आया, दूसरी बार -5 आया, तीसरी बार -5 आया, ऐसे कुल मिलाकर 50 बार आया। तो कितनी बार, अगर 50 बार आया है तो कुल कितना, अगर 50 बार आया है, कुल मिलाकर 50 बार आया है तो इन 50 टर्मों का योग क्या होगा? देखिए -5 आया है 50 बार, तो वे एक बार को देखिए -5 आया है 50 बार। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो वास्तव में माइनस में 250 मतलब ये जो है यहाँ तक ये जो लिखा है -5 50 बार, इनका योग होगा, इनका जो योग होगा वो 250 होगा। मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज लिखी गई थी 100 टर्म तक, इनका योग जो होगा वास्तव में 250 होगा, 250 होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी? कोई नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कल हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, और जितने क्वेश्चन मुझे करवाने थे ये SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, उसके बाद n² पे हमने किया
एन प्राकृतिक संख्या, शुरुआती एन प्राकृतिक संख्याओं पे हमने किया, शुरुआती एन सम संख्याओं पे किया हमने, और एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं पे हमने क्वेश्चन सोल्व किया। तो इन सभी के अब दोस्तों इन सब का प्रयोग नहीं करना, हमें इन सब का प्रयोग नहीं करना, हम अपने कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं या ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से काम करता है और तेजी से निकाल के देता भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं वीडियो बनते बनते, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।